नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं आंदोलनों की ललकार, क्या झुकेगी सरकार। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य का राजनीतिक माहौल ठंड के मौसम में भी गर्माता जा रहा है। दरअसल चुनाव को फतेह करने के लिए एक ओर जहां सत्ता पक्ष पूरी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए झोंक रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार की घेराबंदी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बढ़ते आंदोलनों ने भी राज्य सरकार की नींद उड़ा रखी है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्षी दलों की ओर से ऐसे संगठनों को भड़काया जा रहा है ताकि सत्ता में सरकार की वापसी ना हो सके। वहीं इन आंदोलनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब विपक्ष ने मृतक किसानों के आश्रितों को 2 करोड़ रुपए दिए जाने, शहीदों का दर्जा दिए जाने समेत मृतक किसानों के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग उठानी प्रारंभ कर दी है। कुल मिलाकर चुनावी साल में तैयारियों के बीच आंदोलनों ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई कर्मचारी संगठनों के आंदोलन ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और एक और जहां सरकार और संगठन चुनाव को फतेह करने की तैयारी में लगे हैं, इन सब के बीच उत्तराखंड में नाराज कर्मचारी संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह अख्तियार कर ली है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। लोनीवी, एनएचएम, ऊर्जा, परिवहन विभाग के कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इन सब के बीच पूर्व सैनिकों ने भी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। कांग्रेस ने भी पूर्व सैनिकों के आंदोलन को समर्थन दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने पूर्व सैनिकों के आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए ऐसे आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। भाई, पहले तो सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि वो पहले से जो मिलता आ रहा है लोगों को उसमें वृद्धि करें, और कम से कम उसमें वृद्धि न करें तो कम से कम जो मिलता आ रहा है पूर्व की सरकारों से वो तो जारी रहे। लेकिन ये अन्यायकारी जो सरकार है, इस सरकार ने इन हमारे कर्मचारी भाइयों का बोनस बंद कर दिया। सभी को 7वां वेतनमान लागू है, इनको 7वें वेतनमान से वंचित कर दिया गया। तो इनकी जायज मांगे हैं और इन जायज मांगों के समर्थन में ये लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं और हम इनके समर्थन में यहाँ रखे हैं। और अब चुनाव के लिए वक्त कम है, तो विभिन्न माध्यमों से वो सरकार को डिस्टर्ब करने का और सरकार को बदनाम करने का और इस तरह का अनर्गल प्रलाप करने का उनका काम प्रारंभ है। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरी तरह से कर्मचारियों की जितनी भी मांगे हैं उन पर पूरी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अनेकों संगठनों की मांग को उन्होंने हल कर भी दिया है और अन्य संगठनों से जो है तो जो इश्यू केंद्र के हैं उनको केंद्र को भेजने की बात चल रही है और वो लगातार इसके लिए प्रयासरत है। उत्तराखंड में जारी इन आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है और माना जा रहा है कि उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद भी किसान अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के इस फैसले को किसानों की जीत बताया है। साथ ही सरकार से मृतक किसानों के आश्रितों को 2 करोड़ रुपए दिए जाने और शहीद का दर्जा देना समेत मृतक किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की है, जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। ये महसूस हुआ है तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने बहुत समझदारी दिखाकर अगर आज कानून वापस लिए, पहले नहीं लिए जा रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि साहब सरकार अड़ियल है, अहम है सरकार के अंदर। आज वापस लिए तो ये कहा जा रहा है कि सब सरकार ने क्यों बैकफुट पे आ गई। ये देखिए
कोई ईगो नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ जिससे देश के प्रधानमंत्री के अंदर कोई एम नहीं है कि वो ठीक है, हमने एक निर्णय लिया, आपकी बेहतरी के लिए लिया, आपको लग रहा है हमारी बेहतरी नहीं इस नियम में नहीं है तो हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये यदि जीत है तो किसानों और किसानों के एकजुट आंदोलन की है। ये जीत है तो उन शहीदों की जीत है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग इन काले कानूनों की वापसी के लिए किया है। ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे। और मेरे लिए खुशी की बात है कहते हुए कि राहुल गांधी देश के पहले प्रतिपक्ष के नेता थे जिन्होंने इन कानूनों को काला कानून बताया, इनका विरोध किया और पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके विरोध की भावना को आगे बढ़ाया। और सरकार जो आज भी कई भाजपा के नेतागण कह रहे हैं कि अच्छे कानून थे, हम समझा नहीं पाए, ये उनका अहंकार कह रहा है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को घेरने की सभी दलों ने तैयारी कर ली है। इन सब के बीच नाराज कर्मचारियों के बढ़ते आंदोलन ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब भले सत्ता पक्ष और विपक्ष पर कर्मचारियों को भड़काने का आरोप लगाया हो, लेकिन भीतरी तौर पर कर्मचारियों की नाराजगी से सरकार भी दबाव में है। हालांकि पीएम मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भाजपा जरूर थोड़ी राहत की सांस ले रही है। देखना होगा चुनाव में प्रधानमंत्री के इस फैसले का क्या असर देखने को मिलता है। के न्यूज के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। तो जिस तरह से देवभूमि के दंगल में आज हम आंदोलनों की बात करने वाले हैं, सरकार की यदि बात की जाए तो जिस तरह से सड़कों पर तमाम संगठन उतर रहे हैं, चाहे पूर्व सैनिकों की बात कर ले, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की बात कर ले या इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की बात कर ले, तो तमाम ऐसे संगठन हैं जो आज भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुजारिश की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह का विचार विमर्श और जिस तरह का आश्वासन मिलना चाहिए था, वो आश्वासन ना मिलने की वजह से ही आज सड़कों पर घमासान मसा हुआ है। तो हम इस पर आज चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। सुभाष भथवाल भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दिनेश कौर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और पीसी थपियाल यूकेडी वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले सुभाष जी के पास पहुंचूंगी और सुभाष जी से पहला सवाल मेरा ये है कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव में राहत की बात जरूर होगी, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी तमाम संगठन आज भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या कहना है आपका उन तमाम संगठनों को लेकर और खासतौर से उत्तराखंड की जनता को लेकर? देखिए, लोकतंत्र में हर वर्ग की अपनी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं के लिए तमाम लोग जो है संघर्षरत रहते हैं। और ये आज ही और इसी वर्ष में या इसी सरकार के दौरान हुआ हो ऐसा नहीं है। निरंतर जो है जब से देश आज़ाद हुआ लोग अपनी जो है किसान अपनी बात कहते रहे हैं, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, छात्र सभी अपनी बात को कहते हैं। और वही आज जो है सभी प्रदेशों में सभी जगह पर हमारे यहाँ पर भी जो है अलग अलग वर्ग के लोग जो है अपनी बात को उठाते हैं जी। और संवेदनशील सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने समय समय पर जो है तमाम जो अलग अलग किस्म के जो है लोगों की मांगे हैं उनको जो है हल करने का काम भी किया है। हमारी जो सरकार 4 साल से 4.5 साल से काम कर रही है, जो अपनी जो है परिणति पर पहुंच रही है, उसने भी अनेक वर्गों को जो है इस बीच में लाभान्वित करने का काम किया। यदि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने जो है आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2-2, 3-3 बार बढ़ाने का काम किया, जो धरने प्रदर्शन पर बैठी होती थी। हमने जो उपनल के कर्मचारी हैं उनकी मानदेय को जो वृद्धि करने का काम किया। तो आप देखेंगे दूसरी तरफ जिस प्रकार से जो है अभी हाल में जो है जो हमारे जो 24,000 जो नौजवान जो कहते थे कि भाई हमको जो है सरकारी सेवाओं में अवसर मिलना चाहिए, तो 24,000 पदों की जो बेरोजगार संगठन सड़कों पर थे, 24,000 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के रूप में हम लोगों ने पहले जो है 13,000
शिक्षकों की भर्ती की थी। और इस सरकार में, धामी जी की सरकार में, हमने जो है उसको, उनके मानदेय को भी बढ़ाने का काम किया, जो 15 से 25 हजार करने का। तो ये इस प्रकार से सीरीज है जिसे मैं गिना सकता हूं कि अलग अलग वर्गों के लिए जी बिल्कुल सीरीज आपके पास है, लेकिन एक सीरीज वो भी है जो अभी भी सड़कों पर है, चाहे पुरानी पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों की बात कर लें या विद्युत विभाग के कर्मचारियों की बात कर लें, तमाम अन्य संगठन है जो आज भी सड़कों पर हैं और जिनको लेकर जिस तरह का विचार विमर्श होना चाहिए था या एक संतोषजनक आश्वासन कम से कम उन्हें मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम सभी जो लोग बैठे हैं, चाहे कर्मचारी हों, और देखिए मैं तो आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप जो है पिछले 4.5 साल के जो उत्तराखंड सरकार की जो भी कैबिनेट जब भी हुई, तो उसमें 50% मामले तो कर्मचारियों से संबंधित जो है विषयों पर आधारित रहे हैं। जितने भी निर्णय हुए उसमें 50% जो है कर्मचारियों के, चाहे वो विभागीय ढांचा रहा हो, चाहे पदोन्नति का मामला रहा हो, चाहे जो है वेतन विसंगति का मामला रहा हो, तो इस तरह के मामले हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हम जो है कर्मचारियों की बात को जो है कहीं पर उससे जो है कमतर हमने आंकने का प्रयास किया। लेकिन सुभाष बथवाल जी, लेकिन सुभाष जी, कुछ ही समय में आचार संहिता लागू हो जाएगी। यदि समय रहते इन तमाम मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो समय निकल जाएगा। उसके बाद यदि घोषणाएं होती भी है तो वो लागू नहीं हो पाएंगी। और पिछले 4.5 सालों की आप बात कर रहे हैं, बार बार कुछ विभागों में जरूर आपने ध्यान दिया है और उसको लेकर घोषणाएं भी हुई है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद ही ये घोषणाएं तेजी से हुई हैं। पिछले 4.5 सालों में तमाम अलग अलग संगठनों को देखने के बजाय 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए। मुझे लगता है सबसे पहले तो भाजपा ने उस पर काम किया है और उसके बाद आगे की बात आपके पास खैर वापस आऊंगी लौटकर। हमारे साथ दिनेश कौर जी भी बने हुए। दिनेश कौर जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से सुभाष जी का साफ करना है कि तमाम लिस्ट इनके पास है, लिस्ट गिना सकते हैं कि तमाम कर्मचारियों के लिए क्या कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भारी मात्रा में उत्तराखंड में आज सड़कों पर संगठन नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा का यह आरोप है कि विपक्ष के द्वारा इन्हें उकसाया जा रहा है। क्या कहना है आपका? प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने किसानों के जो 3 काले कानून थे और जिसके लिए हम बहुत टाइम से मांग कर रहे थे कि ये रद्द होने चाहिए, और प्रधानमंत्री उसे रद्द होना पड़ा। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद किसी को दूंगा तो हिमाचल की जनता को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर हिमाचल की जनता ने अभी पिछले उपचुनाव में भाजपा को चारों खाने चित न किया होता तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा जो अहंकार भाजपा के नेताओं का और भाजपा के कार्यकर्ताओं का बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने देश को बहुत बड़ा विकास दे दिया, ये यहाँ पर जनता ने बताया कि आप जनहित में क्या कर रहे हैं, आप अहंकार के रूप में जो काम कर रहे हैं उसको वास्तव में, और अच्छा है कि टाइम पे समझ में आ गया। और अब रही बात दूसरी, तो दूसरी बात आप कह रहे हैं बेरोजगारी और कर्मचारियों की समस्या और ये सब चीजें, इस पे तो हम बार बार लड़ रहे हैं और हमने कई बार आंदोलन भी किए इसके पीछे। और बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, पिछले 4.5 साल तक अगर भाजपा ने रोजगार दिया है तो 3 लोगों को रोजगार दिया, उसमें 3 लोग, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है, एक तीरथ सिंह रावत जी हो गए और अब पुष्कर सिंह धामी जी, जिनको अच्छा रोजगार भाजपा ने दिया है। बाकी जो यहाँ का युवा है जिसने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड आंदोलन की, आज तो अभी तो उत्तराखंड राज दो, वो आज भी बहुत बुरी तरह त्रस्त है। तो मेरा ये मानना है कि अब, क्योंकि वास्तव में मैं पहले भी कई डिबेट में इस बात को बोल चुका हूं कि आज आप जो कर रहे हैं, काश आपने अगर 4 साल पहले या 3 साल पहले सब कर दिया होता, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती। और कई बेरोजगार नौजवान जिनकी उम्र निकल गई है, इसमें एक आयु सीमा होती है ना फॉर्म भरने की, तो कई बच्चों की, इसमें कई नौजवानों की उम्र निकल चुकी है और उसका जो जीवन भर मलाल उनको रहेगा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेरे जी ठीक है दिनेश जी, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से भाजपा साफ कह रही है कि विपक्ष के द्वारा इन तमाम संगठनों को और अधिक आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल नहीं, देखिए आंदोलन करना हर संगठन का या हर व्यक्ति का अधिकार है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के जमाने में आंदोलन नहीं होते थे, कांग्रेस के जमाने में आंदोलन होते थे। हमेशा मैं देखता था, कई बार वो परेड ग्राउंड में लोग बैठे रहते थे, लेकिन हमारे लोग वार्ता करते थे उनसे। अब वो खुद मुख्यमंत्री उनके बीच में जाके बैठते थे, ठीक है, और मुख्यमंत्री वार्ता के लिए बुलाते थे और एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता होती थी। उनकी मांगे जो जायज मांगे होती थी मानी जाती थी। जो लगता था सरकार को ये संभव नहीं है तो उसको समझाया जाता था कि भाई ये मांग आपकी अभी पूरी हम नहीं कर सकते। तो
एक वार्ता का जो वो बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वार्ता होती नहीं। यहाँ तो बेरोजगारों पे लाठी बरसाई जाती है, यहाँ तो उसका कर्मचारियों को एस्मा गटर दिखाया जाता है कि आप पे हम ये कानून लगा देंगे। तो आप देख लीजिए, ऊर्जा कर्मचारी हैं, ठीक है, कठिन ठीक है, परिस्थिति में ठीक काम है। करते हैं। दिनेश जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं। उमा, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से तमाम लोग सड़कों पर संगठनों के द्वारा दिखाई दे रहे हैं और लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम मांगों को अब चुनाव नजदीक आते आते भाजपा के द्वारा घोषणाएं भी की गई हैं, पूरा भी किया गया है। जिस तरह से पुलिस विभाग में मानदेय को बढ़ाया गया है, ऐसे भी कई और संगठन है जिनकी अभी मांग है, कुछ को बढ़ा दिया गया है, कुछ अभी भी विचाराधीन है, कुछ विचार विमर्श के दायरे तक भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लगता है आपको कि ये जो तमाम संगठन है, एक तो सरकार पर दबाव बन रहा है, दूसरी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि अभी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती है और उसके बाद चुनाव की घड़ी नजदीक आते हुए नफा नुकसान देखकर कहीं ना कहीं घोषणाएं की जाती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सरकारों को पहले से इन पर सोचना चाहिए था? देखिए, हम सबसे पहले तो इस पर बात करें कि लोग संघर्ष के लिए सड़कों पर आते क्यों हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई होती हैं, युवा संगठन या दूसरे जितने भी तमाम हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है, कहीं ना कहीं लोग उनसे नाखुश होते हैं, उन फैसलों से नाखुश होते हैं, इसलिए वो संघर्ष करने के लिए सड़क पर उतरते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हमारे यहाँ हमेशा बहुत अहिंसात्मक और बहुत शांतिपूर्ण संघर्ष होता है। वो संघर्ष जो महात्मा गांधी ने जिस रास्ते को हमें दिखाया और जिस रास्ते पर चलकर हमने अंग्रेजों से अपनी आजादी पाई, वही रास्ता आज भी हमारे युवा अपनाते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने जो हमारे किसान भाई जो थे, जो सड़कों पर बैठे रहे और अपना 14 महीने उन्होंने अपने आंदोलन को चलाया और आज सरकार को झुकने पर मजबूर किया। ये खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है। ये वो रास्ता है जो गांधी जी ने हमें दिखाया और उसी रास्ते पर आज हमारे तमाम बच्चे और जो तमाम दूसरे संगठन है वो लोग काम करते हैं। और रही बात ये कि चुनावी टाइम में देखिए, अगर सरकार कैपेबल होती तो ये संघर्ष इतना लंबा नहीं चलता। अभी लगभग 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, फार्मास्यूटिकल्स वाले बैठे हुए हैं, डीएलएड वाले 2-2 बार संघर्ष करके जा चुके हैं, उपनल वाले लगातार 53 दिन तक बैठे, उनका धरना तुड़वाया गया और उसके बाद वो दोबारा धरने की स्थिति में इस समय आ चुके हैं। तो इन सारे चीजों में बीच में क्लैश कहाँ है? क्लैश कहीं ना कहीं ये है कि जो सरकार एक तरफ है और एक तरफ ये लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके बीच में कहीं समन्वय नहीं हो पा रहा। गलती किसकी है? गलती कहीं ना कहीं सरकार की है, कहीं ना कहीं सरकार की उच्च इच्छा शक्ति में है। अगर आपका कोई भी अपने राज्य के लोग हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी महिलाएं हैं, अपने लोग हैं जो अपने किसी मांग को लेकर इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं, अगर वो मांग आपके सामने आती है तो सबसे पहला नैतिक कर्तव्य हमारे मुख्यमंत्री जी का होता है कि वो किसी न किसी को वहां पर भेजें और बिल्कुल इनिशियली स्टेज पर भेजें। ये नहीं कि जब वो बेचारे 2 महीने 4 महीने हो गए उसके बाद आप बात कर रहे हैं, जब उनका आंदोलन उग्र होने लगा, जब वो डेली सड़कों पर आगे चक्का जाम करने लगी, जनता परेशान होने लगी, तो सबसे पहले आप उनके बारे में जाइए, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए, जो उनकी जायज मांगे हैं उनको मानिए और जो थोड़ा आपको लगता है आप नहीं पूरी कर सकते तो समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी रास्ता, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या ऑन द टेबल बैठकर बात की जा सकती है। हर एक के लिए सशक्त संघर्ष। जी बिल्कुल ठीक कहना है उमा जी, इतना लंबा इंतजार हर बार जायज लगे ये जरूरी नहीं है। हमारे साथ पीसी थपियाल जी भी जुड़े हैं। पीसी थपियाल जी, जिस तरह से उमा जी ने साफ तौर पर कहा कि जनतंत्र की खूबसूरती जो है भारत में दिखाई देती है, तमाम आंदोलन शांतिपूर्वक जिस तरह से होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर मांग के लिए 14-14 महीने, 12-12 महीने, साल-साल, 2-2 साल लोग सड़कों पर बैठे रहे और उसके बाद ही हल हो कहीं ना कहीं किसी दबाव में? ये क्या नैतिकता होनी चाहिए सरकार की? पार्टी के कार्यकाल में ये परिणति आ रही है कि आंदोलन अपना लंबा खींचने पड़ रहे हैं और तब जाके कहीं ये लोग उसको सुनते हैं या सुनने का एक नौटंकी करते हैं। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री द्वारा ऐलान किया गया कि साहब हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जब तक संसद इसको पारित करके वापस नहीं लेगी तब तक हम बांटेंगे नहीं। तो अब देखिए, इस बात में भी दम है कि वो सही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहे नोटबंदी हो खुद करते हैं, देशबंदी हो खुद करते हैं, वो किसी भी मंत्रालय को, मंत्री को, सेक्रेटरी को आई डोंट नो क्यों जवाब दे, क्यों एक व्यक्तिवादी राजनीति को इतना प्रमोट किया जा रहा है इस देश में जो हिटलरी राजनीति की स्वरूप धारण कर रहा है। मेरे को बहुत अचंभा लगता है कि इन्होंने
जो जो हमारे बिंदु होते थे आंदोलन करने के, उन बिंदुओं को खत्म किया है। इन्होंने जंतर मंतर एक ऐसा स्थान था कि जहां पे पूरे देश के लोग आते थे और अपना मांग करते थे, उस जंतर मंत्र को खत्म किया इन्होंने। उत्तराखंड में हम गांधी पार्क से लेकर परेड ग्राउंड से लेकर धरना स्थलों में हम रहते थे, उन धरना स्थलों को इन्होंने खत्म कर दिया है। आज अलग अलग पॉकेट, अलग अलग गड्ढों में आंदोलन चल रहे हैं। समग्र रूप से जनता नहीं देख पा रही है कि कितने लोग आज आंदोलन में आंदोलनरत है। जहां आप पूर्व सैनिकों की बात कर रहे हैं, चाहे उपनल की बात कर रहे हैं, चाहे जितने भी आंदोलन है अलग अलग पॉकेट्स में चले हुए हैं। नहीं तो पहले जब लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन को लोग तवज्जुह देते थे सरकारें, तो तब आंदोलनों के लिए एक सेपरेट स्थान होता था कि जो कोई भी आएगा वो आंदोलन यहाँ पे करेगा। आज पूर्व सैनिकों को आंदोलन ओ कालिदास रोड में करना पड़ा हुआ है, दूसरों मतलब अलग अलग जगह पे। आज पूर्व आंदोलन देखिए आप, बड़ा अजीब से आंदोलन है। और इन आंदोलनों को समझने की कोशिश कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। अगर उपनल अगर आंदोलन कर रहा है तो वैसे अगर देखा जाए तो कानूनी तौर से वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोग हैं, लेकिन तमाम अन्य राजनीतिक दल जा रहे हैं और उनके साथ नारे लगा रहे हैं। हमने कभी ये डिमांड नहीं की कि तुमने परमानेंट भर्ती क्यों नहीं की राज्य बनने के बाद। राज्य बनने के बाद तुमने 24,000 ये उपनल कर्मचारी जो उपनल सैनिकों के लिए बना था, उसको तुमने युवाओं को धोखा में रखकर और उनको ठेकेदारी प्रथा में धकेल दिया और उनका जीवन तुमने अंधकार में डाल दिया। कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोल रहा है। आज हम बोल रहे हैं ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। हम सब अपराधी हैं मैडम, हम सब अपराधी हैं जो नहीं जानते कि किस तरह से हमें किसी भी आंदोलन का समर्थन करना चाहिए या उसकी जो व्यवस्था है उसको देखना चाहिए। आज इतना बड़ा गांधी पार्क में ताला लगाते थे, बीजेपी का एक व्यक्तिगत, हम गांधी पार्क में धरने में बैठते थे, हम परेड ग्राउंड में बड़े बड़े प्रदर्शन करते थे, अब वो सब इन्होंने खत्म कर दिया। और ये इसके लिए कोई भी राजनीतिक दल आज मुंह नहीं खोल रहा है। और उन जो पॉकेटों में जाकर वो वहां जा रहे हैं पूर्व सैनिकों के धरने में, क्योंकि खाली घूम रहे हैं सांड की माफिक, और वहां जाके खड़े हो जाते हैं, समर्थन हमारा, समर्थन हमारा। जी बिल्कुल ठीक कहना है जी। पीसी थपियाल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिस तरह से हम आंदोलनों की बातचीत कर रहे हैं, 14 महीने के आंदोलन के बाद अब कहीं ना कहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन इतना लंबा इंतजार 14 महीने तक किसानों को करना पड़ा। इसी तरह उत्तराखंड में यदि बात की जाए तो सड़कों पर तमाम अलग अलग संगठन जिस तरह से उतरे हुए हैं, पुरानी पेंशन को लेकर यदि बात की जाए तो 2004 से ही लोग संघर्षरत हैं और आज तक उनकी मांगों को लेकर ना ही विचार विमर्श किया गया, ना हल निकाला गया है। कई अन्य संगठन भी हैं जिनका विचार विमर्श अभी भी बाकी है, लेकिन भाजपा की तरफ से ना तो आश्वासन मिल रहा है और ना ही कोई समय दिया जा रहा है। आगे सरकारें इस पर क्या करेंगी, क्या चुनाव से पहले कुछ हल निकलेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
कोविड महामारी के मुश्किल दौर में लोगों की सुरक्षा कवच बनी वैक्सीन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने इसी आवश्यकता को समझते हुए अपने नागरिकों के कोविड वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा किया। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना इतना कठिन होता है कि हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी। उत्तराखंड राज्य में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। राज्य में जारी दूसरी डोज की वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत भी अभूतपूर्व कार्य करते हुए राज्य सरकार अपने लक्ष्य को जल्द पूरा करने वाली है। वैक्सीनेशन के इस शुभ कार्य में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित राज्य सरकार अपना 100% योगदान दे रही है। अपने नागरिकों को कोरोना के साए से मुक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का अवसर सुनिश्चित करना उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। अगर आपने कोविड की पहली डोज लगवा ली है तो समय पर दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति हर कदम तैयार, विकास पथ पर बढ़ती उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 100 में 90 आदमी ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि की दंगल में। और आज हम बात कर रहे हैं आंदोलनों की ललकार क्या झुकेगी सरकार। जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों की 14 महीने के बाद केंद्र सरकार ने वापसी की है, क्या उत्तराखंड में भी उसी तर्ज पर सरकार को झुकना पड़ेगा? क्या तमाम संगठनों के द्वारा जो आंदोलन सड़कों पर उतर के किए जा रहे हैं उनका कुछ हल सरकार चुनावों से पहले निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी? उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। सुभाष भटवाल भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ बने, दिनेश कौर कांग्रेस प्रवक्ता, उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से और इसके अलावा पीसी थपियाल यूकेडी वरिष्ठ नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष जी, लगातार जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, 14 महीनों के बाद कृषि कानूनों की वापसी हुई है, किसानों के लिए बेहतर बात है। हालांकि सरकार का आज भी ये कहना है कि कृषि कानून बेहतरी के लिए थे लेकिन किसानों को समझाया नहीं जा सका। खैर, 14 महीने के लंबे अंतराल के बाद सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सड़कों पर गुजारने के बाद आज किसानों की जीत हुई है। उत्तराखंड में तमाम संगठनों की यदि हम बात कर ले, पुरानी पेंशन की यदि हम बात कर ले, उपनयन कर्मचारियों की बात कर लें, अभ्यर्थियों की बात कर लें, तो आज भी ऐसे तमाम लोग हैं जो सड़क पर बने हुए हैं। सबसे पहले तो भाजपा के द्वारा जब भी हमारी बातचीत होती है तब भी आश्वासन तो जरूर मिलते हैं कि कुछ ही दिनों में इन तमाम समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा, सरकार विचार विमर्श कर रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इतने लंबे अंतराल के बाद यदि विचार विमर्श के बाद या सरकारों के घोषणाओं के बाद इस तरह की समस्याओं का हल होता भी है तो भी कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो प्रयास करती है कि राम के आदर्शों पर जो है चलकर इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ दिया जाए। और हम ये कहते हैं कि फूलई फरई सदा तरु कानन, रहे ही एक संग गज पंचानन, और खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबने ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। बात यह है कि सबका कल्याण हो और इसलिए आपने देखा होगा कि ये जरूर है कि देर आए दुरुस्त। आपने कहा कि जो है कोई निर्णय या कोई जो मांग है उसको देर से, आखिर अगर देर कोई पहले की गई होगी, कोई कुछ समय पश्चात की गई होगी तो किसी का जो नंबर जो है थोड़ा समय के बाद आया होगा। लेकिन बात यह है कि सारी चीजों को एक साथ नहीं निपटाया जा सकता। और मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि जिस प्रकार आपने देखा कि ग्राम प्रधानों का कितना बड़ा आंदोलन उत्तराखंड के अंदर हुआ, लोग उसको भी जो है जो मांगे थी उसके आधार पर देखिए उनको मानदेय बढ़ाने का काम जो है हमारी सरकार ने उस समय किया।
आप आंदोलनकारियों का लगातार जिस प्रकार मांग चलती रही कि हमारी जो है सम्मान पेंशन बढ़नी चाहिए, तो उसको भी बढ़ाकर जो है सरकार ने 1000 और 1400 दो अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ाने का काम किया। एमबीबीएस इंटर्न्स के लिए जिस प्रकार 15 से 25,000 रुपए का मानदेय, वो भी काफी समय से आंदोलनरत थे। महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों का था, आप देखें कि 17% से उसे जो डीए बढ़ाकर 11% 28% उसको किया, 11% बढ़ाकर, तो वो भी कि कोई वर्ग था जो सड़क पर बैठा हुआ था। अब नंदा गौरा योजना जैसी योजना हम छात्रों को देने का काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों को जिस प्रकार हमने दैनिक भत्ते में 175 रुपए से बढ़ाकर उसको 225 रुपए करने का काम किया, उनकी भी काफी समय से जो है ये डिमांड थी। तो इसी प्रकार बहुत सारी योजनाएं ठीक है सुभाष जी, लिस्ट आपके पास बहुत लंबी है जी, लागू हुई है। जो बाकी बची हैं उनको भी हम शीघ्र 2-3 महीने में, अभी चुनाव है और जो मैं समझता हूँ आचार संहिता में भी अभी समय है, तो उससे पहले बहुत सारे जो बैठे हैं उनके भी निर्णय लिए जाएंगे। और आगे हम आ रहे हैं 2000 जी बिल्कुल सुभाष जी लोगों की समस्याएं तब निपटाएंगे। जी बिल्कुल आप समस्याएं निपटाएंगे, लेकिन यहाँ पर तमाम संगठनों के द्वारा जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले पुरानी पेंशन के तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा है। समस्याओं को हल करने में समय लगता है, ये हर कोई जानता है, लेकिन कम से कम समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत का रास्ता तो खुला होना चाहिए। लोग सड़कों पर बैठे रहते हैं, मंत्रियों के घर के बाहर धरने दे रहे हैं और कोई मंत्री बाहर निकलकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री जो है लगातार जनता के बीच में रहते हैं और देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हिल-हुज्जत के बावजूद भी मंत्रियों ने जो है लोगों के बीच में जाकर, अब हमारे तो उपनल कर्मचारियों को जो मामला था उसमें 2-2 मंत्री जो है वो गए हैं लोगों के बीच में। जी लेकिन सुभाष जी यदि बात हो रही होती तो सड़क पर इस तरह ही बैठते होते। जी यदि बातचीत हो रही होती तो लोगों में ये तो होता कि कम से कम बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ हल निकलेगा। उमा जी कुछ कहना चाह रही है? जी आपके पास आते हैं। मैंने आपको गिनाए, उतने मुद्दे हल हुए तो ये बातचीत से तो हल हुए ना। हमारे लोग गए या वो हमारे पास आए, आपने पुरानी पेंशन योजना की बात, कम से कम जो है 1 दर्जन बार कर्मचारी मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं, पुराने वालों को भी मिले, इनको भी मिले। देखिए उस पर भी मामला चल रहा है। सुभाष जी बिल्कुल जो मुद्दे आपने हल कर लिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सड़कों पर है उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी उमा जी अपनी बात रखें आप। लेकिन बातचीत से हल नहीं निकला। कृषि कानून 14 महीने बाद आपने लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने हार के डर से आप लोगों ने वापस लिए हैं। अदरवाइज आपने तो 1 साल पहले बातचीत के रास्ते सारे बंद कर दिए थे। बताइए मुझे पिछले जनवरी के बाद कितना बैठे हैं आप ये जो किसान नेता हैं इन लोगों के साथ। आप जब हिमाचल में हारे, आप जब दूसरे राज्यों में हारे, तब आपको डर महसूस हुआ कि इस बार अगर मैंने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो अगले 5 राज्यों में जो चुनाव है 3 महीने बाद आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये है आपका डर, और जब तक ये डर कायम रहेगा तभी तक आप लोगों के नाक में नकेल कसी जा सकेगी। और रही बात ये कहना कि हमारे मंत्रीगण मिलते हैं, आप मुझे बता दीजिए भाई साहब मंत्रीगण कितना मिलते हैं? आपके गेट के बाहर बच्चे बैठे रहते हैं घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा, उसके बाद अंदर से आवाज आती है कि मंत्री जी यहाँ है नहीं, कोई नहीं मिलता। जब तक आप लोगों को हार का डर नहीं होगा आप बिल्कुल जनता से नहीं मिलेंगे। 57 विधायकों के साथ सत्तासीन आपकी सरकार ये समझती है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज आपने देख लिया कि मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन नहीं है। अगर जनता है, जनता अगर लोकतंत्र में एक बार अपनी सड़क पर निकल कर आ जाती है तो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कितने भी बड़े से बड़े तानाशाह हमारे देश में पैदा हो जाए, हर एक को झुकना पड़ता है। ठीक है उमा जी आपके पास वापस आती हूँ। ठीक है दिनेश जी आपके पास आते हैं। सुभाष जी का साफ तौर पर कहना है कि हमने बहुत काम किया है पिछले 4.5 सालों में और तमाम कामों को करने में वक्त लगता है। क्या आपको लगता है कि 2004 से जो पुरानी पेंशन के लिए बैठे हैं वो 2021 तक उनका मामला हल नहीं हो पाया, इतना वक्त लगता है? नहीं, अगर भाजपा की सरकार हो तो मैं मान सकता हूँ कि वक्त लग सकता है, क्योंकि भाजपा में जो है निर्णय लेने वाले सिर्फ 2 लोग हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं या इनके अन्य मंत्रीगण उनके पास कोई पावर नहीं है। ये चाहे कुछ भी कहें। अभी सुभाष जी जो चीजें गिना रहे थे उस पर मैं आपको बता दूं कि ये हर सरकारें करती है, इसमें हर सरकार करती है किसी में। और महंगाई भत्ता बता रहे थे तो वो टाइम टू टाइम बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई ज्यादा बढ़ाता है कोई कम बढ़ाता है, ये इतना सरकारों के हाथ में होता है, लेकिन वो चीजें सब एक प्रोसेस में है। रही बात उसकी अभी जो आप पूछ रही है कि इतना लंबा टाइम लग गया, जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारी मैं पहले भी कहता है कि कर्मचारी शासन के हाथ पैर होते हैं। सरकार जो भी सरकारें चलती हैं, कर्मचारी अगर नहीं है तो ये सारे काम संभव नहीं हो सकते।
लेकिन आप कर्मचारियों के साथ एक बिल्कुल जिस तरह का तानाशाही रवैया करते हैं, आप उपनल के कर्मचारी हो, ऊर्जा के कर्मचारियों से तो वार्ता करने के बाद आपने उनको धोखा दिया, और इस परिवहन विभाग के कर्मचारी हो, हमारी तमाम आशा कार्यकर्ताएं हैं या जितने भी लोग हैं, सब तमाम लोग आज उसमें बैठे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनना चाहिए। और इसमें मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को दोष भी नहीं मानता, ये तो बेचारे जैसा ऊपर मोदी जी को देखते हैं, क्योंकि ये मोदी जी के भरोसे हैं, ये खुद कोई बात क्यों नहीं माध्यम बनते हैं, अपनी सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं माध्यम बनते हैं खुद? आप जाके अपने नेताओं को समझाते क्यों नहीं है कि भाई इस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया जो आप चला रहे हैं, ये उत्तराखंड तो आंदोलन की देन है। यहाँ का जो व्यक्ति है वो बहुत कर्मठ है और वो आंदोलन से कभी पीछे हटा नहीं है। लाठियां गोलियां खाने वाले लोग हैं और आप उन्हें दबा नहीं सकते। तो जब आप दबा नहीं सकते तो आप उनसे वार्ता क्यों नहीं करते? वार्ता करिए, आप उनकी जायज मांगे हैं, उनको समझाइए आप। लेकिन आपके अंदर जो अहंकार है, वो अहंकार आपको रोक देता है। ऐसा नहीं, आपके यहाँ अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। भाजपा में जो बढ़िया लोग हैं, अच्छे नेता हैं, उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ बिल्कुल एक इस तरह का रवैया चल रहा है कि कर्मचारी जो है अपना चाहे कितने दिन उस पर बैठा रहे, वो जी बिल्कुल ठीक कहना है दिनेश जी। पीसी थपियाल जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से दिनेश जी का भी कहना है और उमा जी का भी कहना है कि लंबे समय के बाद फैसले होते हैं, दूसरी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो फैसले होते हैं, उत्तराखंड में जब पुष्कर सिंह धामी ऐड हो गए तो उनको ट्रिपल इंजन की सरकार बोला जाने लगा। कहीं ना कहीं फैसले क्योंकि ऊपर से होकर आते, यही वजह है कि वक्त लगता है, क्योंकि तमाम फैसलों की यदि बात की जाए तो शक्ति जो है कहीं ना कहीं केंद्रित है और निचले स्तर पर जो काम करने वाले नेता हैं उनके पास इतना हक और अधिकार ही नहीं है कि वो अपने स्तर पर लोगों से बातचीत करके फैसले ले सके। आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सच है, यही वजह है कि देरी होती है भाजपा में तमाम फैसले होने में? यस, भाजपा में फेडरल सिस्टम का लगभग समाप्ति की ओर है और यहाँ पे व्यक्तिवादी राजनीति बहुत हावी हो चुकी है और जो फैसले लिए जा रहे हैं वो केवल केंद्र के एक व्यक्ति के द्वारा लिए जा रहे हैं और ये देश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पूरी सरकार के जो भी संस्थान है उनको चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है और जो कृषि था किसी भी उन्हीं के हाथों में सौंपने का इनका प्रोग्राम था। देखिए, इंडस्ट्री होने के बाद तेल उनको दे दिया, संचार उनको दे दिया, अब उनकी नजर किसान के खेत पे भी लग गई तो उस किसान के खेत के लिए उन्होंने पहले से ही पूरे स्टोरेज बना दिए थे और 8 लाख करोड़ के स्टोरेज अडानी ने इस देश में तैयार कर दिए और वो टोटली इस पे जो युद्ध संघर्ष हुआ और जो क्योंकि किसानी सिखों के हाथ का वो था, विषय था, पूरे विश्व में सिख समुदाय प्रसिद्ध है किसानी के लिए, इसलिए उसने एड़ी गाड़ कर संघर्ष किया और विजय हासिल की। और निश्चित रूप से जो अभी हमारे ही उत्तराखंड में देखिए, इनकी गिद्ध नजर देवस्थान बोर्ड में भी है। ये यहाँ के जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में जो बड़े बड़े संस्थान हैं उसको भी इन्हीं पूंजीपतियों के हवाले करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने किया है। हमारे उत्तराखंड में जितने टिहरी डैम को भी ये एक बार इन्होंने एनटीपीसी करके एनटीपीसी से उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में देने का इनका प्रोग्राम है। पूरी ट्रॉली जो हमारी लग रही है उत्तराखंड में वो भी उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों से लग रही है। इसलिए देश का जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से चंद हाथों में सौंपने का जो प्रयास किया जा रहा है वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम सलूट करते हैं किसानों के कि आज उनको चुनौती मिली है, जिन लोगों ने इस देश को अपना पपती समझ लिया था। आज मतलब ये आप ही देखिए, ये इन्होंने फर्दर इतनी ताकत बढ़ गई। आज 6 बजे संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें दिखाएगी, क्योंकि ये उनमें तोड़ने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा तंत्र है कि जो डिवाइड एंड रूल करने का अंग्रेज भी जो नहीं कर गए थे वो ये कर रहे हैं। इसलिए डिवाइडिंग का इनका, क्योंकि इन्होंने पूरा तंत्र मैक्सिमम, तो थैंक गॉड के न्यूज टाइप चैनल, आप जैसी चैनल है जो हमारी आवाजों को जनता तक पहुंचा रही है, नहीं तो इन्होंने तमाम चैनलों को भी अपने कब्जे में करके जनता को दिग्भ्रमित करने का जो एक षड्यंत्र किया है उसके आगे हम लोग पौने पड़ते जा रहे हैं। इसलिए बड़े ही ताकत के साथ आज 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसान मोर्चा की, वो इस देश का भविष्य तय करेगा। क्योंकि अगर उनमें
आपस में मतभेद हो गए, तो ये समझिए कि आंदोलन की गुस्ताख से अगर इन बिखेरने में सफल हो गए तो फिर खतरा है, नहीं तो निश्चित रूप से इनको अभी तो घुटने के बल पे एमएसपी मांगा जाएगा। ये जो मंडी समितियों की जमीन को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं उसको भी रोका जाएगा। जी बिल्कुल। जी पीसी थपियाल जी आपके पास। सुभाष जी जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में जो तमाम संगठन उनके लिए भी केंद्र से ऑर्डर आएगा? क्योंकि देवस्थानम बोर्ड के लिए कोर्ट से फटकार लगाई जाती है, तब जाकर उस पर कार्रवाई होती है। पर संपत्ति विवाद की बात कर ली जाए तो केंद्र से ऑर्डर आता है, तब जाकर लखनऊ में बैठ के उस मसले को हल किया जाता है। तो जब तक केंद्र से चिट्ठी नहीं आएगी तब तक ये मामले हल नहीं होंगे। नहीं, ये तो इनका अपना जो है एंगल है ना, उनका देखने का अपना तरीका है, कहने का अपना तरीका। अब ये कह रहे हैं कि हमने सारे चैनलों को बस में कर रखा है और आधे घंटे की तकरीक जो है हमारे थपलियाल जी अभी देखे गए आपके चैनल पे, तो के न्यूज़ तो आपकी जो है हमारे कहने में नहीं है, वो तो आपकी पूरी की पूरी जो है चीज को दिखा रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, कहीं कट नहीं है। तो फिर आपकी बात अपने आप ही असत्य हम सिर्फ जनता के साथ हैं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे कहते हैं कि साहब वो चैनल इन्होंने जो है, देखिए सामने जो होगा मीडिया तो वही दिखाएगा, और अगर जो है सामने कुछ होगा नहीं जो विपक्ष की तरफ से इस तरह का धारदार होगा या जनोपयोगी होगा तो उसको मीडिया नहीं दिखाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने एक कही बात कि जो है दिल्ली से कोई आदेश आता है। देखिए अगर किसी प्रदेश में कोई सरकार काम कर रही हो और उसी दल की सरकार केंद्र में काम कर रही हो तो बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि राज्य की सरकार जो है वो केंद्र सरकार का मुंह जोहेगी अपने राज्य के स्थानीय मुद्दों के लिए। और मैंने कहा कि मैं आपको 50 ऐसे अभी काम यहाँ गिनवा दूंगा जो सारे के सारे हमने पिछले 4 साल के अंदर जो है, अब मैं इतने सारी चीजें अभी गिनवाई हैं आपको अलग अलग वर्गों के संदर्भ में जिनके निर्णय हमारी सरकार ने लिए। अब कृषि के क्षेत्र में जैविक औद्यानिकी वानिकी के क्षेत्र में अगर 8,000 करोड़ रुपए हम लोग जो है जैविक खेती के लिए तय कर रहे हैं तो हम मोदी जी को पूछने के लिए थोड़े ही गए। अगर हमने दुग्ध किसानों को जो है 12% जो है डिविडेंड देने का काम किया तो हमने उनको पूछने का काम थोड़े ही किया। अगर हमारी सरकार ने गैस एंड राजधानी बनाने का फैसला लिया तो हम कोई मोदी जी या केंद्र सरकार को पूछने के लिए थोड़े ही वहां गए। अगर हमने इस प्रदेश के अंदर घसियारी योजना जो है को अपनी माताओं और बहनों के उस कष्ट को कम करने का प्रयास किया तो हम वहां नहीं गए, बल्कि उनको बुलाकर हमने यहाँ दिखाया कि देखिए हम किस प्रकार इस प्रदेश की माताओं और बहनों के सर के बोझ को कम करना चाहते हैं, उनके जी नहीं सुभाष जी लेकिन इस मामले में नहीं सुभाष जी गैरसैंण की आप बात कर रहे हैं, तमाम घसियारी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब अपने आप फैसले लेने शुरू करे तो हम सब ने देखा कि क्या हुआ उनके साथ। नहीं, ये तो आपका अपना विजन है ना कि उन्होंने फैसले लिए और इस वजह से जो है जी ये मेरा विजन नहीं है, ये उनके भाषणों से उनके शब्दों से निकलकर सामने आता है। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये तो एक परसेप्शन है, जबकि स्थिति ये है देखिए भाजपा का कोई निर्णय करती है तो वो सारी सरकार करती है, कोई अकेला जो है व्यक्ति नहीं करता। कैबिनेट में कोई निर्णय होता है तो उसमें केवल मुख्यमंत्री नहीं होते, वो टीम 11 होती है, टीम 12 होती है। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि उन्होंने वो निर्णय लिया, निर्णय सारी उसका था। अगर किसी को हटाना होता तो सारे ही मंत्री हटते, फिर जो है अगर उनके निर्णय से जो है असहमति होती या फिर जो है तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है बिल्कुल। दिनेश जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से सुभाष जी से मैंने तमाम सवाल पूछे, तमाम ही सवालों पर सुभाष जी का साफ तौर से कहना है कि हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जो देखते हैं वही बताते हैं। जिस तरह से तमाम विवादों की हम यहाँ पर बातचीत करें, तमाम विवादों के लिए जब केंद्र से एक बार आदेश आ जाता है उसके बाद ही आगे बढ़ने की बात होती है। और ऐसे में तमाम संगठनों की जब हम बात कर लें तो यकीनन आगामी चुनाव से पहले जरूर कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेगी भाजपा, क्योंकि 2022 का चुनाव यदि जीतना है तो हर किसी को खुश करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से समय लग रहा है, जिस तरह से बातचीत नहीं की जा रही है सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? देखिए ये तो भाजपा के मुख्यमंत्रियों को या मंत्रियों को सोचना है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन जो मैं पहले भी कह रहा था कि वहां निर्णय लेने का जो अधिकार है वो इनको नहीं है। अगर इनको निर्णय लेने का अधिकार होता है या इनके मंत्रियों को निर्णय लेने का अधिकार होता तो निश्चित तौर पे ये कुछ निर्णय लेते और जो
समय लग रहा है वो समय नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि ये अब सब लोग डिपेंड हैं नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। और हमेशा पिछली बार हमने देखा 2017 में वाकई में उनका जादू चला, बहुत तेज लहर चली उनकी, और उस लहर में जो यहाँ के अच्छे वो जनप्रतिनिधि थे या प्रतिनिधि थे जिन्होंने इस विधानसभा में पहुंचना चाहिए था, वो लोग चुनाव हार गए। और ऐसे ऐसे लोग विधानसभा के अंदर पहुंच गए जिनको ये तो अभी ज्ञान ही नहीं है संवैधानिक परंपराओं का, या फिर उन्हें अपने अधिकारों का ही पता नहीं है। तो ये जो निर्णय लेने में जो देरियां हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लायक लोग हैं वो उस लहर में बाहर रह गए। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। और एक दल बदल करके जो एक बहुत बड़ा धड़ा उधर गया और इन्होंने उनको टिकट दिया और वो लोग जीत के आए मोदी जी की लहर में। लोगों ने कुछ नहीं देखा, लोगों ने आंख बंद करके ऐसे लोगों को जो है विधानसभा के अंदर पहुंचा दिया। तो ये लोग क्या निर्णय लेंगे जो अपने स्वार्थ और अपने बारे में सोचते हैं? इस तरह के लोग वहां हैं जो उसमें केंद्रीय मंत्री, आप देख लीजिए उत्तराखंड के जो मंत्रिमंडल है उसमें तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो भाजपा की पसंद नहीं है, वो मजबूरी में बनाया गया एक मंत्रिमंडल था। और भाजपा का जो कार्यकर्ता ठीक है दिनेश जी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर चली और मोदी जी की लहर में न केवल उत्तराखंड में बल्कि कई अन्य प्रदेशों में भी जिस तरह से सरकारें बनी हैं बहुत फायदा उसका मिला है। लेकिन उसका एक कारण यह भी है कि कांग्रेस को जिस तरह का मौका मिला था उत्तराखंड में काम करने का और जिस तरह के चेहरों को जनता के सामने लाया जाना चाहिए था, वो चेहरा सामने नहीं आया। जनता के सामने जब मजबूत विकल्प ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो सामने होगा जनता उसी को चुनेगी। और खासतौर से इस बार 2022 के भी यदि चुनाव की बात की जाए तो अभी तक भी कांग्रेस ने उतनी मजबूती से कोई भी चेहरा उतारा नहीं है जिसके बल पे कहा जा सके कि भाजपा को या दूसरी पार्टियों के माध्यम से जो सरकार है उसको मजबूत टक्कर मिल सके। देखिए, जहां तक आप चेहरे की बात कर रही हैं तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से तोड़ा गया, कांग्रेस जो जिस तरह का राजनीतिक खेल उत्तराखंड में चला, सरकार चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया, उसको गिराने की कोशिश की गई। कोर्ट न्यायालय अगर हस्तक्षेप न करता तो फिर हरीश रावत दोबारा नहीं आ पाते। और कुल मिला के जो भी ये चल रहा है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आप जो जिन प्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है, माना अगर वो कांग्रेस के चुन के भेजा था तो आप उनको तोड़ के अपने साथ अपने दल में लेके आए और आज वो लोग हैं उस जगह बैठे हैं जहां निर्णय लेना था सरकार को। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब यह है कि जो देरियां हो रही हैं किसी भी डिसीजन लेने में, जो भाजपा में देरी हो रही है उसका एक कारण यह भी है कि भाजपा के अंदर जो जमीन का कार्यकर्ता है वो बहुत खिन्न है इनसे। और निश्चित तौर पे केवल जनता ही नहीं, वो कार्यकर्ता भी, मैं बता रहा हूं कि वो जिस ताकत से लड़ता था वो ताकत इनको दिखाई देगी, हिमाचल में दिख गया है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो स्वार्थ की राजनीति है, सत्ता में बने रहने के लिए आप हमेशा जो इस तरह से तोड़फोड़ करके अपने को सत्ता में बनाए रखोगे तो वो लंबा नहीं चलेगा। जनता उस चीज को देखती है। आप जनहित के काम भी तो करो ना, आप जनहित के काम नहीं करेंगे। कर्मचारी आज सड़कों पे खड़ा है, आप उनसे बात करते हो, फिर उनको धोखा देते हो, फिर आप उनको विश्वास दिलाते हो कि नहीं हमने जो है बिल्कुल हम आपको इतने दिन में आपका कर ठीक है दिनेश जी, आपके पास वापस आते हैं। पीसी थपियाल जी, अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हम अलग अलग संगठनों की बात कर रहे हैं, आपने अभी डिबेट की शुरुआत में एक बार कहा भी था कि कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल की ओर से कोई कमी रह जाती है कि जिन मुद्दों को जितनी मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए या जिस सच के साथ राजनीतिक दलों को खड़े रहना चाहिए वो कमी रह जाती है और उसका खामियाजा बाद में जनता को भुगतना पड़ता है। आज की यदि हम बात करें तो तमाम संगठनों की यदि हम बात करें, तमाम संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को सड़क पर खड़े होकर जनता के सरकार के सामने रख रहे हैं लेकिन सुनी नहीं जा रही। क्या आपको लगता है कि इन संगठनों का साफ तौर पर जिस तरह से विपक्ष के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए था उस तरह से समर्थन नहीं हो पाता और यही वजह हो पाती है कि सरकार इनकी बात सुनने के लिए उतनी तरह से तैयार नहीं होती? क्योंकि यदि विपक्ष का समर्थन बेहतर तरीके से मिले तो उन्हें मजबूती मिलेगी और सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा बात सुनने के लिए। आप पहले के टाइम का जब हम देखते हैं बिफोर मोदी इरा से पहले, तो उस समय ट्रेड यूनियन लीडर इतने प्रोमिनेंट होते थे कि उनकी आवाज के साथ पूरा जो आंदोलन था उसमें धड़कता था, मतलब एक करंट आता था जब ट्रेड यूनियन लीडर उसको लीड करते थे। और ट्रेड यूनियन लीडर को अपने कर्मचारियों के जिनका नेतृत्व कर रहे थे हर समस्या का बहुत बारीक अध्ययन था और नॉलेज था। ये हमने अपने सामने देखा है। आज की तारीख में जो मैं बोली रहा कि सुबह थैला लटका के चल देते हैं, वो देखते हैं कि कहां पे आंदोलन हो रहा है, ये समस्या आ रही है। इवन जो सत्ता पक्ष है उसके नेता भी इतने
परिपक्व नहीं है कि वे इन चीजों को समझ पाए और अपने जो उनके विभाग हैं उन विभागों को वो नियंत्रित कर पाए। आज अधिकारी इतने डिमोरलाइज हैं उत्तराखंड में कि वो कहते हैं कि भाई इन लोगों के साथ इतनी नेतागिरी हावी हो चुकी है कि काम करना असंभव हो गया है। ये बड़ी भारी दिक्कत आ गई है और इस दिक्कत को समझने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अगर मोदी जी को कोई कुछ नहीं लेना, ताश की पत्ते की तरह वो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर हम, देखिए इतना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जिसपे जो कांग्रेस जिनका की पूरा परिवार एक कांग्रेस की उपज थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाके और वो बोल रहे हैं कि साहब ये मुख्यमंत्री बदलना बहुत अच्छी बात है। मुझे दुख होता है ऐसे नेताओं को कि वे इस तरह की बातें करके अपने आंकड़ों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इस गरीब राज्य में जो बोझ हो रहा है इन मुख्यमंत्रियों की जमात से उसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जो मजदूर इनके यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी बेपटरी हो चुकी है कि इनके पास धन ही नहीं है। जो पूरे कर्जे में डूबा हुआ राज्य है और जो तनख्वाह लेने के लिए अपने कर्मचारियों की तनख्वाह लोन पे दे रही हो तो निश्चित रूप से उनके पास क्या हल है। ये बेचारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लोगों की अभी गिनती कर रहे हैं कि हमने साहब 1500 2000 बढ़ा दिया है। तुमने जनता को, कर्मचारियों को भिखारी बना दिया है, भिखारी। आपने देखा नहीं कि आज प्राइम मिनिस्टर फंड भी इनका प्राइवेट फंड हो चुका है। आज हम एक सवाल नहीं खड़ा कर सकते इनके ऊपर। जिस तरह से इस देश की सत्ता को संचालित कर रहे हैं वो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इस समय जो हर इनका प्रवक्ता जो होता है उसका एक तोते की तरह रटे हुए वाक्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्वर्गीय व्यवस्था ये दे रहे हो, रावणी राज्य को राम राज्य बताने वाले प्रवक्ता यहाँ पे कि साहब चौपाई पढ़ के कह रहे हैं कि हम राम के रूप में सबको, बाघों को, शेरों को, जानवरों को एक घाट पे पानी पिला रहे हैं। ठीक है पीसी थपियाल जी, समय हमारे पास कम है। उमा सिसोदिया, अपना फाइनल कमेंट आप दीजिएगा कि जिस तरह से सरकार के द्वारा अभी भी अनदेखी की जा रही है, आगे इसी तरह की यदि अनदेखी होती है तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? मैं सिंपल से एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे देश में लोकतंत्र है और हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे जितने आंदोलन होते हैं वो सभी बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होते हैं, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, हम गांधी की विचारधारा वाले लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार अपने सत्ता के मद में आकर इन आंदोलनों को गलत तरीके से कुचलने का प्रयास करती है या जनता की आवाज को नहीं सुनती है, तो ये कहीं ना कहीं जो क्लैश होते हैं ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देखिए हम इस देश के नागरिक हैं, हम अपनी समस्या कहने के लिए किसी दूसरे देश में थोड़ी जाएंगे। हम अपनी समस्या कहने के लिए अपने मंत्री के पास जाएंगे, अपने विधायकों के पास जाएंगे, अपनी सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि हमने ही उनको चुना है। ये लोकतंत्र है, हमने ही अपने बीच के लोगों को वहां सत्ता देकर बैठाया है कि ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का तो बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ जिम्मेदारी हो जाती है कि वो देश में किसी भी तरह के आंदोलन पर एकदम से जाएं, बात करें और जो बिल्कुल। सुभाष जी क्या कहना है आपका? ये जो तमाम आंदोलन है, क्या आप आश्वासन देते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे और बातचीत करेंगे जल्द से जल्द? बिल्कुल, बातचीत जारी है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहा, समस्याओं को समाधान हुआ है, अलग अलग वर्गों को राहत मिली है, उनकी मांगों को पूर्ण विराम तक पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। जो बाकी बचे हुए मामले उत्तराखंड के अंदर हैं, ठीक है, उनको भी मैं समझता हूं। ठीक है, दिनेश जी अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि जो उमा जी ने कहा अभी कि ये कर्मचारी हैं या कोई भी कर्मी जो आंदोलन में बैठे हुए हैं, ये सब हमारे ही लोग हैं और लोकतंत्र का एक हिस्सा है ये लोग। और ये अगर वास्तव में अपने जो हमारे मुखिया हैं उनके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो सरकारों को भी सोचना चाहिए, और नहीं तो फिर इनके पास एक दिन तो इनका होता ही है, एक चाबी जो है, लोग सत्ता की जो चाबी इनके हाथ में होती है वो उस दिन उसका इस्तेमाल करके अगर शिखर पर बैठा सकते हैं तो जमीन पे भी गिरा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। उमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पीसी थपियाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम देवभूमि की दंगल में बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से तमाम संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। फिलहाल चुनाव नजदीक है और देखना ये होगा कि अपना नफा नुकसान देखकर सरकारें किस तरह से इन तमाम संगठनों के हित में कोई फैसला लेती हैं या
नहीं लेती। यदि नहीं भी लेती है तो आगामी कुछ ही दिनों में जिस तरह से चुनाव है, जनता के पास रास्ता खुला है, जनता पाठ पढ़ा सकती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।